अब इसमें अगला पॉइंट क्या है कि जो पैटर्न बन रहा है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका जो शेप है, आकृति है, वो कैसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। प्लेट P1 आगे का नहीं बनाया है, ठीक है, सेम वैसा ही रहता है पूरा। M1 M2, ठीक। अब ये जो प्लेट है वो थोड़ी टिल्टेड थी डायग्राम में, यानी कि 45 डिग्री पर झुकी हुई थी। यहाँ पर कोटिंग की जाती है। उससे क्या होता है कि ये जो हमारा दर्पण होता है M2, उसका जो इमेज होता है, क्योंकि यहाँ पर कोटिंग की जो होती है तो इसकी वजह से जो इस वाले दर्पण का जो इमेज होता है वो ऊपर की तरफ बनता है। ऊपर की तरफ कहाँ पर बन रहा है? जो हमारा दर्पण है M1, या तो उसके ऊपर बन सकता है, या उसके नीचे बन सकता है, या उसके ऊपर बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर इसी की जस्ट ऊपर, या फिर इस तरीके से कैसा भी बन सकता है। तो जो फॉर्मेशन होता है, जो फ्रिंज बनता है, उसका जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि जो ये इमेज बन रहा है M2 डैश, ये M2 था, ये उसका वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब है। ये हमने माना है कि ऐसा होता है, ठीक है, हमने माना है इसको कि ऐसा होता है, जिसकी वजह से पैटर्न हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न्स है उसके जो साइज़ थे, शेप था, वो डिफरेंट था। तो डिफरेंट होने का कोई ना कोई कारण होगा, तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ये। ओके, तो क्या देखा गया कि जो M2 डैश जो हम मानते हैं कि इसका जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस की वजह से यहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिलता है, शेप देखने को मिलता है, वो डिफरेंट होता है। तो जो फ्रिंज की आकृति होती है वो डिपेंड करती है M1 और M2 के पोजीशंस पर। कैसे? देखिए, अभी यहाँ पर जो मैंने कंडीशन बनाया है उसमें M1 और M2 बिल्कुल एक दूसरे के सीध में हैं, ये एकदम एक दूसरे के सीध में है। तो यहाँ पर जो इनके बीच का एंगल है वो क्या है? 0 है। लेकिन इस वाले इनमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, एंगल होगा। यहाँ पर एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो एंगल का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर 0 तो नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको डिफरेंट शेप देखने को मिलता है। अब ये दोनों को अगर हम ये जो सबसे सिंपल कंडीशन हम लेकर चलें, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई वायु, वहाँ पर एयर में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा? एयर होगा। यहाँ से क्या हो रही है? लाइट यहाँ इस वाले में जा रही है, फिर इस वाले में भी जाएगी। तो यहाँ पर जो लाइट है वो इस आभासी, यानी कि वो जो वर्चुअल इमेज है, इमेज ऑफ M2, उससे टकराएगी। देन फिर जो लाइट है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इन दोनों में आपको याद होगा कि जो हम व्यतिकरण पढ़ते हैं, तो इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो इनमें क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस होगा तो यहाँ पर फिर जब वापस से लाइट आएगी तो सुपर पोजिशन होगा। देन आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो लाइट आती है, टकराती है, फिर वापस से जाती है, वो डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के डिफरेंस, इन दोनों के एंगल के बीच में। तो वहाँ से अपने को क्या देखने को मिलता है? पैटर्न देखने को मिलता है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर कैसे फ्रिंज बनती है। ठीक है, तो ये सोर्स है, लाइट जो है प्लेट P1 पर पड़ी। देन जो P1 से के पॉइंट O से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई? जो वर्चुअल इमेज बना है M2 डैश का, चूँकि M2 क्या है? दर्पण है। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ पार्ट जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। तो जो लाइट है वो किसी एंगल के साथ, मान लीजिए वो एंगल क्या है? थीटा है। तो उसी एंगल के साथ वो वापस से क्या हो जा रहा है? रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है स्नेल लॉ से। ठीक, देन वो टेलीस्कोप में जाता है। ठीक, जो ट्रांसमिट पार्ट होता है वो जो दर्पण, दूसरा दर्पण जो जस्ट उसके ऊपर रखा हुआ था, उस पर टकराता है किसी एंगल से। तो दोनों का जो एंगल है, क्योंकि सोर्स सेम है, लाइट सेम है, तो एंगल भी क्या लेते हैं? हम सेम लेंगे। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। कुछ पार्ट फिर से वापस जाता है और कुछ पार्ट वापस आ जाता है। कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। देन वो जो पार्ट हो जो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है वो टेलीस्कोप की तरफ जाता है। एंड देन यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलता है, और जो एंगल होगा अभी भी क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पर से देख रहा होगा उसको क्या लग रहा होगा कि जो ये लाइट है
वो कहीं इधर से आ रही होगी, यानी कोई भी इनफाइनाइट सोर्स होगा, अगर उसको यहाँ का एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो ना बताया जाए तो देखने वाले को क्या लगता है कि जो लाइट है वो इस तरफ से आ रही होगी, कहीं पर कोई सोर्स रखा होगा वहाँ से लाइट आ रही होगी। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं फॉर अ कैलकुलेशन कि इन दोनों में क्या अंतर होगा, कोई पार्ट डिफरेंस है या नहीं है, कि ये जो लाइट है वो कहाँ पर से आ रही है वो फाइंड करने के लिए कि जो लाइट है वो इनफाइनाइट सोर्स से आ रही होगी। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो लाइट है वो कहीं ना कहीं किसी इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है, उससे हमने S1 S2 कंसीडर कर लिया। यहाँ पर जो M1 और M2 डैश उन दोनों के बीच का हमने जो डिफरेंस है वो क्या लिया, D है, कि जो वायु की फिल्म बन रही होगी उन दोनों के बीच में उसकी मोटाई क्या होगी, D होगी। तो यहाँ पर जो अगर आपके पास कभी भी ये जो 2D लिखा हुआ है वो कहाँ से आया, वो आया है रूल ऑफ द फिगर ऑफ द ज्योमेट्री। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो इनफाइनाइट सोर्स होता है, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है हम वो लेते हैं जो हमारे पास जो रियल है उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चूँकि मैंने यहाँ पर इसे d लिया है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका डबल 2d हो जाएगा। ठीक, अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, देखो लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो वो अपने नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। तो सेम एंगल हम लेते हैं, ये थीटा है, ये भी थीटा है। ये पहली लाइट है, मान लीजिए ये दूसरी लाइट है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है, वो उसमें कितना जो डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने के लिए मैं लंब डाल देती हूँ इस पॉइंट से इस जो रेखा है उस पर। तो ये मेरा लंब हुआ। तो यहाँ से ये वाला जो फर्स्ट लाइट है, ये वाला जो सेकंड लाइट है, वो दोनों सेम है। सिर्फ इतना ही तो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको आपको अगर फाइंड कर लें तो आप ये जान लेंगे कि पहले वाले में और दूसरे वाले में कितना पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इसको मान लीजिए K पॉइंट देती हूँ। तो मैं अगर इतना फाइंड कर लूँ तो मुझे पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा। पाथ डिफरेंस पता चलने के बाद आप वहाँ से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप वहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि जो डार्क पैटर्न है, ब्राइट पैटर्न है, सॉरी डार्क पैटर्न ब्राइट पैटर्न्स हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ में वेरिएशन होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, S1 S2 के 90 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे S1 के फाइंड करना है। फॉर फाइंड S1 के, ये तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब हमारा मैं इसमें वैल्यू रख रही हूँ S1 के, ये मेरा बेस हो गया, ये लंब हुआ, ये कर्ण हो गया। S1 S2 यानी कि S1 के इज इक्वल टू D। तो S1 के की क्या वैल्यू निकल गई, 2D cos थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया इन दोनों लाइट्स के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, जो मिरर जो इमेज बन रहा है और जो दर्पण है उन दोनों के बीच, साथ ही साथ इन दोनों के बीच कैसा एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर एंगल है, तो कैसा एंगल बन रहा है उसके ऊपर आपका पाथ डिफरेंस है वो डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला, अब हमारे पास दो कंडीशन होता है, एक ब्राइट पैटर्न का, एक डार्क पैटर्न का। उसका वैल्यू हम रख देते हैं। फर्स्ट फॉर अ ब्राइट पैटर्न डेल इज इक्वल टू एन लैम्डा 2D cos थीटा इज इक्वल एन लैम्डा। एन की वैल्यूज़ रखकर हम डिफरेंट पैटर्न के लिए फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज़ सेम फॉर अ डार्क पैटर्न डेल इज इक्वल टू n - 1 लैम्डा बाई 2D cos थीटा इज इक्वल। तो ये दोनों ही कंडीशंस हैं फॉर अ डार्क पैटर्न, फॉर अ ब्राइट पैटर्न। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। अब यहाँ पर सोचो कि अगर मैं, अब आपके पास डिफरेंट तीन कंडीशंस हैं जिसमें कि हम कैसे पैटर्न हमको देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। मान लीजिए कि ये जो D है जो हमने फाइंड किया था अभी, D जो दोनों मिरर्स के बीच में, जो दोनों मिरर्स थे उनके बीच में है ना, उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अगर वो ओवरलैप कर जाते हैं तो जो टेलीस्कोप होता है उसमें कैसा इमेज देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक डार्क पैटर्न देखने को मिलता है।
क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर फिल्म ही नहीं बन रही है, कोई क्या बोलते हैं वायु की फिल्म ही नहीं है, तो वहाँ पर चांस ही नहीं है कि वहाँ पर से रिफ्लेक्शन होगा एंड देन वहाँ पर ब्राइट डार्क ऐसा पैटर्न बनेगा। आपको सिर्फ एक ही सिंगल पैटर्न देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डी 0 है तो डेल इज इक्वल 0, और जब डेल 0 हो जाता है तो वहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है? एक सिंगल डार्क पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए डी की वैल्यू है λ/4। लैम्डा मतलब जो लाइट सोर्स आप डाल रहे हैं उसका वेवलेंथ बाय 4, तो आपको एक डार्क पैटर्न, एक फिर ब्राइट पैटर्न मिलता है। फिर हम डिस्टेंस को, यानी कि जो दोनों के बीच जो मिरर्स था m1 और m2 ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, λ/2 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? थोड़ा पैटर्न और बढ़ता है। पहले क्या हो रहा है? एक डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर जब डी को और उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, डी इज इक्वल लैम्डा, तो जो हमारा पैटर्न है उसमें फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है। तो जो टेलीस्कोप में ये जो पैटर्न्स देखने को मिलते हैं सारे प्रैक्टिकल्स के रिजल्ट हैं। ठीक है, तो जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है उसमें क्या मिला कि जैसे जैसे आप डी की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं आर की वैल्यू कम होने लगती है। आर यानी कि जो रेडियस यहाँ पर जो फ्रिंज बन रहा है, जो गोला बन रहा है, उसका जो रेडियस हो रहा है, ठीक है, सेंटर से, उसकी हम बात कर रहे हैं, उससे हम क्या कह रहे हैं? रेडियस कह रहे हैं। उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है जब हम डी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर एन इज इक्वल टू डी रूट में एन लैम्डा अपॉन डी। अब यहाँ पर एन क्या है? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स है। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टेलीस्कोप फ्रॉम द पॉइंट ओ। यहाँ पर जो पॉइंट जो टी लगा हुआ है टेलीस्कोप जिससे कि हम देख रहे हैं, और ये वाला जो पॉइंट होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डी कहते हैं। ओके, आर क्या है? रेडियस है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से और जो पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है वहाँ से बताया गया कि जो डी होता है वो जैसे जैसे उसकी वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे, दोनों मिरर्स के बीच का जो सेपरेशन है अगर वो आप बढ़ाते जाते हैं तो जो पैटर्न देखने को मिलता है उसमें जो रेडियस होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। रेडियस कम होने का क्या मतलब है कि देखो टेलीस्कोप तो एक ही है, उसका साइज़ तो एक ही है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अलग अलग टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं। एक ही टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, भले आपको इसमें छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दिख रहा है, वो बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। होता क्या है कि जो चीज़ें, जो रिंग्स बन रही हैं वो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो ज़्यादा गोले बन रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? वहाँ पर रेडियस क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। इसलिए क्या कहा कि जो डी है वो बढ़ने से आर की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर डी की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इन फ्रिंजों को हेडिंजर फ्रिंजे कहा जाता है। दैट मीन्स जिन फ्रिंजों की मोटाई बिल्कुल सेम होती है उन्हें हम कहते हैं हेडिंजर फ्रिंजे। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है इस तरीके का, उसे हम हेडिंजर फ्रिंजे भी कहते हैं। ओके, तो ये कंडीशन कब की थी? जब m1 और m2 जो हमारा इमेज है, m1 और m2 बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। जो इमेज हमारा था, सबसे पहला इमेज दिखाती हूँ मैं, तब तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि जो ये m1 और m2 हैं दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका जो वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रहा है वो बिल्कुल इसके सीध में बन रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो कैसा है? इस रिंग के फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर m1 और m2 दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 m2 डैश जो होता है, जो वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल मतलब इसके समानांतर होगा, बिल्कुल इसके समानांतर होगा, और वहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो इस फॉर्मेट में होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर प्रैक्टिकल में ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर में रखे हों। कभी हो सकता है कि जो मिरर्स हैं उन्हें हम डिफरेंट तरीके से फिक्स करें। ठीक है, तो उन केसेस में जहाँ पर m1 और m2, ध्यान देंगे m1 और m2 कहा, m2 डैश नहीं बोला। ओके, m1 और m2 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वहाँ पर जो पैटर्न बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कैसा होता है? तो वहाँ पर लोकलाइज्ड फ्रिंज देखने को मिलती हैं, या जिसे हम सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो कर्व फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? देखो, ये था m1 था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये उसके सीध में तो बन नहीं रहा है। ठीक, कुछ ऐसे बन सकता है,
कभी ऐसे बन सकता है। आपको याद होगा कि जब इस तरीके से दो चीज़ें रखी होती हैं तो उनके बीच जो फिल्म बनती है उसे हम वेज फिल्म कहते हैं। क्यों वेज फिल्म? क्योंकि उनकी मोटाई जो होती है वो सेंटर से धीरे धीरे बढ़ने लगती है बाहर की तरफ। तो ऐसी फिल्मों को हम क्या कहते हैं? वेज फिल्म कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोकलाइज फ्रिंज कहते हैं। मान लीजिए M1 है, ये M2 डैश है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। एक केस है, सिंपल केस, डिफरेंट केस में हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस D2 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस D1 है। दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा, इज नॉट जीरो। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिला। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो M2 डैश है वो इस डायरेक्शन में बन जाए। यहाँ पर भी D1 D2 थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पैटर्न हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये उसको क्रॉस कर जाए, उसका जो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो इमेज है वो कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है। उसके बिल्कुल पैरेलल भी बन सकता है, उसके ऊपर भी बन सकता है, उसके नीचे भी बन सकता है, क्योंकि वो इमेज है ना। तो यहाँ पर थीटा इज़ नॉट इक्वल Z2 0, D1 D2 की ये वैल्यू। तो यहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिलता है अगर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पैटर्न कहते हैं। लीनियर फ्रिंजेस बनती है यहाँ पर, इन्हें हम लोकलाइज्ड कहते हैं, इन्हें हम लीनियर कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस हैं कि अगर वो इस तरीके से शो हो रही हैं, इस तरीके से शो हो रही हैं या इस तरीके से शो हो रही हैं, तो आपके पास इस तरीके से पैटर्न्स बन सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखो, जहाँ पर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर D1 की वैल्यू ज़्यादा है तो जो हमारा पैटर्न है वो इस तरफ बन रहा है। यहाँ पर D2 की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा पैटर्न। तो आई होप सो कि ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। बस इसमें आपको एक डायग्राम अच्छे से याद करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।